हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली डीसी की आई हुई कई सारी अपडेट यानी कि बैटगर्ल की सीरीज से रिलेटेड कई सारी डिटेल्स के बारे में, जिसके कॉस्ट्यूम के साथ साथ मैं सेट के कई सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंस की भी बात करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं जैक स्नाइडर के वर्स की एग्जिस्टेंस का होने का पता भी चलता है। और इसके अलावा रॉबिन और बैटमैन से रिलेटेड भी सेट पर कई सारी डिटेल्स थी, जिन सभी की सभी डिटेल्स को मैं इस एक वीडियो में कवर कर आपको पूरी तरीके से अप टू डेट कर दूंगा डीसी के कुछ कंफ्यूजिंग फ्यूचर और हाँ बैटगर्ल की सीरीज के साथ। लेकिन अब उससे पहले बनेगी एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो आज की तारीख में वार्नर ब्रदर्स वाले कुछ भी करे तो बस उनके फैंस और हेटर्स कूद पड़ते हैं उनके सभी किए गए कामों को जज करने के लिए, क्योंकि इस कंपनी के कारनामे ही कुछ इतने ज्यादा बड़े हैं, जिस पर हाँ अभी भी एक वीडियो पेंडिंग है और उस पर पूरी डिटेल में बात उसी वीडियो में करूंगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक है बैटगर्ल का, जिसकी आउटडोर की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई सारे लीक्स इस फिल्म के सेट से रिलेटेड निकल कर आते रहेंगे, इसलिए खुद स्टूडियो ने अपना ही दिमाग लगाकर बैटगर्ल के ऑफिशियल शूट के साथ फोटो को रिवील कर दिया है, जिसे ऑब्वियसली फिल्म की लीड एक्टर ने ही पोस्ट किया है। और फिर क्या हेटर्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिनका कहना इस कॉस्ट्यूम को लेकर यही है कि इस कॉस्ट्यूम की डिजाइन बहुत ही ज्यादा घटिया है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मुझे पर्सनली ये कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा पसंद आया है, जिसे लेकर मेरे बहुत सारे डाउट भी है। और हाँ, ये डाउट हेटर्स के साथ साथ डीसी फैंस के भी है कि इस कॉस्ट्यूम का लुक बहुत ही ज्यादा बेकार है उनके हिसाब से, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा चीप लग रहा है। लेकिन अगर फिल्म के इस कॉस्ट्यूम को कॉमिक बुक के कवर से मैच किया जाए तो उससे ये कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा मैच होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन या फिर कह लूं पूरी के पूरी कॉपी और पेस्ट करने का काम इसी कवर से किया गया है। जिस सूट को देखकर ये बात बिल्कुल साफ साफ हो जाती है कि डीसी वाले कितने ज्यादा ग्राउंड लेवल पर रहकर इस फिल्म को बनाना चाहते हैं। और वहीं दूसरे डाउट की बात करें तो ऐसे सूट को देखकर डाउट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि इस शो को डीसी वाले एचबीओ मैक्स के लिए नहीं बल्कि सीडब्ल्यू के लिए बना रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम की चीपनेस कुछ उसी तरीके की दिख रही है। लेकिन फिर अगर मेरी नजर इस एचबीओ मैक्स की फिल्म की कास्टिंग पर जाती है तो उसे देखकर थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है कि नहीं, ये फिल्म एक अच्छी स्टार कास्ट के साथ अपने प्रोडक्शन में चल रही है, जिसका रिजल्ट तो हमें इसका टीजर या फिर फर्स्ट लुक पोस्टर देखने के बाद ही मिलेगा। और बाकी इस कॉस्ट्यूम को देखकर अभी से रूमर अगेन सीडब्ल्यू के साथ में बहुत ज्यादा की जा रही है, यानी कि क्रॉसओवर की, जो हो सकता है कि इस सीरीज को बैट वुमेन की तरह कहीं न कहीं उनसे क्रॉसओवर करवा कर दी जाए। और अगर ऐसी कोई गलती की जाती है तो डेफिनेटली इस स्टूडियो को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, खास करके डीसी ईयू के इस यूनिवर्स को। लेकिन अभी के लिए उस पॉइंट पर बात करके कोई मतलब बनने वाला है नहीं, जिस पर डेफिनेटली स्टूडियो भी जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि सीडब्ल्यू की हालत कितनी ज्यादा बुरी है उसके बारे में आपको भी पता है। और अगर नहीं पता है तो बता दूं कि वार्नर ब्रदर्स सीडब्ल्यू स्टूडियो बेचना चाहता है। अब उसे खरीदेगा कौन, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेटली उसे बाय करने के बाद वार्नर ब्रदर्स वाले तो डीसी के शो उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि कोई बड़ी बेवकूफ कंपनी ही होगी जो सीडब्ल्यू में अपने पैसे इन्वेस्ट करे। बाकी अगर उनके पास दिमाग होगा तो ये बेकार सा प्लेटफॉर्म भी अच्छा बन सकता है, खास करके शो की लेंथ को कम कर, जिस पर सीडब्ल्यू वालों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। और इसी से कई लोग चिढ़कर सीडब्ल्यू के शो को स्किप करना ही प्रीफर करते हैं। और बाकी अगर आपके दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन चल रहा होगा कि वार्नर ब्रदर्स वाले सीडब्ल्यू को बेचना क्यों चाहते हैं, वेल तो उसका सीधा और साफ रीजन है एचबीओ मैक्स का प्लेटफॉर्म, जिस पर स्टूडियो सबसे ज्यादा ध्यान और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता है। और अब आते हैं फिर से टॉपिक यानी कि इसके रेफरेंस पर, जिसकी सेट इमेजेस में हमें डीसी यूनिवर्स के कई सारे रेफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि बात करें इस टी कप की तो नो डाउट ये टी कप हमें याद मैड हैटर की दिलाता है, जो डीसी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये स्माइली फेस ह्यूगो स्ट्रेंज की याद दिला रहा है, जिस कैरेक्टर को डेफिनेटली मैं इस यूनिवर्स में देखना चाहूंगा। उसके बाद ये रेफरेंस रेवन का है, जिसके बाद आ जाते हैं ब्लैक कैनेरी पर, जिस कैरेक्टर को हमने बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म में देखा है। और उस कैरेक्टर को लेकर जो कोई भी अपडेट हो रहे हैं वो डेफिनेटली उसी कैरेक्टर से रिलेटेड है जो अगेन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि बात कर लो इस मैगजीन के कवर की, तो इसे देखकर ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि ब्लैक कैनेरी अपने पैशन को फॉलो कर रही है, जिसमें उसने अपना अच्छा खासा नाम भी बना लिया है, जो कि अगेन ये कैरेक्टर डिजर्व करता है। ऊपर से इस कैरेक्टर को लेकर डेवलपमेंट स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट की भी चल रही है, जिस पर फिलहाल तो ज्यादा कोई अपडेट निकल कर अभी आई नहीं है। उसके बाद आ जाए गॉथम लाइफ के इस मैगजीन कवर पर, तो यहाँ हम नाम विक्की वेल के कैरेक्टर का देखते हैं, जिस कैरेक्टर को हमने टिम ब्रूटन की बैटमैन फिल्म में देखा था। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास कंफर्मेशन नहीं कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए किम बेन सिंगर को ही बुलाया जाएगा या फिर ये वेल कोई दूसरी है, जिसके चांसेस तो मुझे बिल्कुल ना के लगते हैं, क्योंकि अब इस यूनिवर्स में माइकल कीटन का बैटमैन है। ऐसे में वेल का कैरेक्टर भी रहेगा तो फिर चीजें और भी काफी ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं इस कवर पर, जहाँ पर आउल के साथ साथ रेफरेंस रॉबिन का भी है, यानी कि डिक ग्रेसन के रॉबिन का, जिसे लेकर रूमर स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट की चल रही है, यानी कि नाइटविंग के सोलो प्रोजेक्ट की फिल्म की। और उसकी शुरुआत इसी फिल्म से की जाएगी, जिनमें से हमने एक टीज
सेट पर इस कमाल की पेंट आर्ट को देखकर हमें मिल जाता है। लेकिन अगर क्लियरली देखा जाए तो पहले तो देखकर ऐसा ही लग रहा था कि असल में ये कॉस्ट्यूम माइकल कीटन के बैटमैन का वर्जन का है और नीचे का रॉबिन ऑब्वियसली अपने आइकॉनिक कॉस्ट्यूम में है। लेकिन जब थोड़ी रिसर्च मैंने की तो उस रिसर्च में मुझे पता चला कि इस पेंटिंग को डीसी की कॉमिक बुक और एक्शन फिगर के स्केल से इंस्पायर कर बनाया गया है, जिनमें से रॉबिन की 18 इयर्स के एनिवर्सरी के कवर पर हम उसी सेम रॉबिन की डिजाइन को देख सकते हैं। और बात रही बैटमैन की तो उसकी इंस्पिरेशन इस एक्शन फिगर के स्केल से ली गई है या फिर कहूँ सिंपली उसे कॉपी और पेस्ट किया गया है। लेकिन इस पेंटिंग से ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन का साइड किक रॉबिन ही था, जो कि अगेन एक अनफॉर्चुनेट है क्योंकि रॉबिन की स्टोरी को मैं शुरुआत से बिल्ड होता हुआ देखना चाहता था, सीधे नाइटविंग की फिल्म बिल्कुल भी नहीं, जिस पर अब ये रूमर थोड़ा दिल तो तोड़ती ही है। लेकिन बात करें रॉबिन के कैरेक्टर की तो उसे लेकर किताबों में नाम फिलहाल तो बार्टन का जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम टाइटन की सीरीज में डिक ग्रेसन के कैरेक्टर या फिर कह लो नाइटविंग के कैरेक्टर के रोल में देख रहे हैं। लेकिन अब जबकि फिल्म बन रही है और DCEU का पूरा यूनिवर्स, तो उसकी कनेक्टिविटी में ऐसा डिक ग्रेसन का कैरेक्टर चाहिए जिस रोल को दूसरा कोई ही एक्टर प्ले करे। और गेस व्हाट, इस लिस्ट में मीना मसूद के साथ साथ डेलिन ओब्रायन का भी नाम है, जिन्हें डेफिनेटली ये रोल करते हुए मैं तो देखना चाहूंगा। ऊपर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर डेलिन की ही निकल कर आती है कि उन्हें इस फिल्म में छोटे से रोल के लिए कास्ट किया गया है। अब इस बात में कितना दम है उसका पता अगेन कई ज्यादा और रूमर निकल कर आएगी तो ही मिलेगा। जिनसे हटकर अब बात कर लेते हैं जैक स्नाइडरवर्स की, जिसका हिंट हमें इस मैगजीन के कवर में मिलता है, जिसमें डिटेलिंग जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की भरी पड़ी है, खास करके लेक्स लूथर से रिलेटेड, जिसमें ऊपर की तरफ हम कैपिटल बिल्डिंग में जो बम ब्लास्ट हुआ था यानी कि जो लेक्स लूथर ने करवाया था उसका रेफरेंस है, जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म से बिलोंग करता है, अगेन जैक स्नाइडर के यूनिवर्स से, जिसमें लेक्स लूथर की कोशिश सुपरमैन को फ्रेम में डालने की थी कि ये सब कुछ उसका किया धरा है। उसके बाद नीचे की तरफ बिलियनर के नाम के साथ साथ विलन लेक्स लूथर और न्यू लॉयर की अपील भी डाली गई है, क्योंकि जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में लेक्स लूथर फिलहाल तो सलाखों के पीछे था, हालांकि वो भाग चुका है। लेकिन इस कवर से ये बात भी बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि लेक्स लूथर खुद पर लगे सारे के सारे इल्जाम किसी भी कीमत में हटवाना चाहता है। और अब इसे पढ़कर मुझे कहीं ना कहीं बात फिर से इज़रा मिलर और बेन अफ्लेक की आती है, जिनका कहना दावे के साथ यही है कि जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को बिल्कुल भी इरेज नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल उसकी ब्लू रे और फिल्में सब लोगों ने देख रखी है, तो उसे मिटाना तो नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में इस फिल्म में इतने सारे रेफरेंस डेफिनेटली डीसी फैंस को काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि असल में वार्नर ब्रदर्स यानी कि DCEU में चल क्या रहा है और उस पर स्टूडियो खुलकर बात भी क्यों नहीं करता। वेल, तो कंट्रोवर्सी और ट्रेंडिंग सेक्शन सभी को पसंद है, जिसकी हाइप ने स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म को पैसे के मामले में अच्छे खासे आंकड़े पर पहुंचा दिया है। ऐसे में वैसी हाइप अगर अब डीसी के यूनिवर्स को लेकर बन रही है और फैंस उसके चलते अगर फिल्म को देखने जाएंगे, तो फिर स्टूडियो आगे आकर इसकी क्लियरिफिकेशन कभी भी नहीं देगा कि असल में उनके यूनिवर्स में किस तरीके की प्रिपरेशन और कौन सी प्लानिंग कर रखी गई है। तो अब हु नोस के जो कोई भी डिटेल या फिर रेफरेंस हमें इस बैड गर्ल फिल्म के सेट पर दिख रहे हैं, उन्हें बस बैकग्राउंड तक ही रखा जाता है या फिर फिल्म में उन रेफरेंस का कोई मतलब होगा, उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। जिसे लेकर कंफ्यूजन आपके साथ साथ मेरे दिमाग में भी रहेगी, और अगर उस पर भी कोई डिटेल निकल कर आती है तो नो डाउट उसे भी मैं कवर अपने इस चैनल पर कर दूंगा। जिस कंफ्यूजन के साथ मुझे लगता है अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि डिटेल खत्म हो चुकी है। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।